नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। साल 1992 में संसद द्वारा पारित किए गए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इस अधिनियम के तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था जिसका शीर्षक पंचायत था और इस भाग में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही पंचायतों के कार्यों के लिए 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी और 73वां संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसी के साथ अगर हम पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां देखें तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में और इस समिति ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली का भी सुझाव दिया था और इसको आप ऐसे याद रखते हैं त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता 3 शब्द इसमें है तो यह होगी त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 शब्द हैं तो यह क्या होगी? यह होगी 2 स्तरीय। तो अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में और समिति ने पंचायतों में द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी और GVK राव समिति 1985 में आई थी और यह समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। इस अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया था और सदस्यों के साथ अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। बात करें भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की तो यह 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BN राव को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे सर BN राव और यह कानूनी सलाहकार भी थे। और संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को पदभार संभाला था लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इस्तीफा दे दिया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखें तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 3 से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक है हैवियस कॉर्पस और एक है क्यू वारंटो, एक है मैंडमस, एक है सेट्रियोररी और एक है प्रोहिबिशन। तो यह 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसी के साथ अगर हम देखें तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में
शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो आप इस वीडियो को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप अपना स्कोर भी बताना कि आपने कितने आंसर सही किए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वर्ष 2002 में भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया था और संशोधन ने अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया, जिससे शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से उधार नहीं लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से उधार ली गई है। बात करें अगर हम कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। तो यह सभी के सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी के साथ अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में देखें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू यह भी अमेरिका के प्रावधान से लिया गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। तो यह सारे के सारे प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। इसी के साथ अगर हम ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधान देखें तो संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और विशेषाधिकार रिट ये सारे के सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। यह भी आप जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15% से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों या उनकी समिति में बोलने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की देखभाल करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हर 5 साल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए किया जाता है और वित्त आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार द्वारा शासित होता है। अगला प्रश्न देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी की सहमति से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की इच्छा से की जाती है। अगला प्रश्न देखें तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक कोई उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय कैबिनेट उन्हें
लिखित रूप में सूचित न कर दे कि ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से संसद को बुलाने या स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने या स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखें तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 1976 के 42वें संशोधन ने कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था, और ये विषय कौन कौन से हैं? तो यह विषय हैं शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214 से 231। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 भारत में उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखें तो लोकसभा अध्यक्ष किसको किसी भी समय हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अध्यक्ष किसी भी समय उपसभापति को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो साधारण विधेयक भारतीय संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होते हैं, और साधारण विधेयक वित्तीय विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी भी अन्य मामले से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की अवधि क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो वह होता है। ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा करते हैं, जिसमें सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों के व्यय भी शामिल हैं। कैग सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का बाहरी लेखा परीक्षक भी है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4थी अनुसूची में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राज्यसभा सीटों को भारतीय संविधान में 4थी अनुसूची द्वारा आवंटित किया जाता है। भारत में राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सीटें जनसंख्या के बड़े आकार पर निर्भर करती हैं। छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधि सीटें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वें। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के संविधान के 12वें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, और संविधान की पहली अनुसूची में इसके लिए संशोधन किया गया था। इसी के साथ अगर हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन देखें तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था, और इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया था।
और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था और भारत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया था। और भी संविधान संशोधन हम देखें तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में। इसके द्वारा चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध बना दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1989 में। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1993 में। इसके द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था और संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2016 में। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई थी। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2018 में। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2019 में। इसके द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी संविधान संशोधन बताए ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप जरूर याद कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो बात करें अनुच्छेद 10 की, तो नागरिकता अधिकारों का बने रहना कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के अनुसरण में भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक बना रहेगा। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न देखें तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी और भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC शीतलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या 62 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं। वे राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति के बाद भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक कार्यालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है और बीमारी, सेवानिवृत्ति, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74 के 1 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न देखें तो किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल थीं। अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों, दलित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? तो भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना। अगला प्रश्न देखें तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखें तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखें तो पंचायत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के तहत पंचायतों के गठन, उनकी संरचना और चुनाव से जुड़े नियमों का प्रावधान है और 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था और हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है: राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के पास। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार संसद के पास होता है और भारत में नए राज्य का गठन संबंधित राज्य की विधानसभा में एक विधेयक लाकर किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। बात करें अगर अनुच्छेद 14 की तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है और कानूनों के समान संरक्षण की जो अवधारणा है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को दिए गए अधिकार अगर हम देखें तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 के खामे है। अनुच्छेद 19 के खामे हैं शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होना। अनुच्छेद 19 के गामे हैं संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना।
19 की घ में है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार। 19 के ड़ में है भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बस जाना। और 19 के छ में है कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय या व्यापार या कारोबार करना। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और संसद के सदनों में से एक सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश की अधिकतम वैधता या अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी संघ की कार्यकारी का एक हिस्सा है और वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के लिए प्रावधान तय करता है वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हटने के लिए त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर इससे पहले भी वह पद छोड़ सकते हैं। बात करें अगर नियुक्ति की तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखें तो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न देखें तो राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहता है। इसे प्रत्येक 6 माह में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ अगर हम और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य आपातकाल राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। और वित्तीय आपातकाल वित्तीय संकट के कारण लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला प्रश्न देखें तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। और अनुच्छेद 324 में क्या क्या है तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में नियुक्त होना। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें
तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के प्रावधानों का पालन किया जाता है। संविधान के भाग 20 में स्थित इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या हटाने का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, लेकिन यह संशोधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करता हो और संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित किए गए हैं। बात करें अगर भारतीय नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों के बारे में, तो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 29। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 371 में। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेदों 356 और 365 के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है। तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है, और अनुच्छेद 365 का संबंध जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहता है। अगला प्रश्न देखें तो राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखें तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। एक विधेयक को धन विधेयक तब कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्न से संबंधित प्रावधान शामिल हो। तो वो कौन कौन है? तो कराधान, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, या भारत के संचित निधि में व्यय या प्राप्ति। और धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके के साथ कवर कराए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस तो कराए ही हैं, साथ में मैंने लगभग 200 से 250 प्रश्न और एक्स्ट्रा कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी डेली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और जीके की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।